बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खत्री ब्रदर्स के चैनल से बोलते MCQs फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर के साथ हाजिर खिदमत। आज हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। हम सब जानते हैं कि जो मॉडर्न अकाउंटिंग है उसका बानी लुका फ्रा पैसियोली, जिसने 1494 में एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोपोर्शन एंड ज्योमेट्री नाम का एक ऐसे लिखा, जिसमें उसने रिवील किया कि वीनस, फ्लोरेंस, मिलान और बहुत सारे दीगर शहरों में ट्रेडर्स बुक्स ऑफ डेबिट एंड बुक्स ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं और इस तरह डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की अकाउंटिंग का आगाज़ हुआ। अकाउंटिंग की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, जिसने GAAP जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दुनिया को दिए और इस तरह अकाउंटिंग होने लगी। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी बुनियाद भी इस डबल एंट्री कंसेप्ट पर है, जिसके तहत जैसे हमारा पहला MCQ उसी के मुतालिक बात बयान करता है। कहा गया विच of the following describe an accounting equation, इनमें से कौन सा एक अकाउंटिंग इक्वेशन को जाहिर करता है? और ऑप्शंस हैं assets is equal to liabilities plus income, बी ऑप्शन है capital is equal to assets plus liabilities, नेक्स्ट है assets is equal to capital plus liabilities, and D option liabilities is equal to assets plus capital। इस पहले MCQ के आंसर से पहले कुछ एक्सप्लेनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी बहुत सारे दीगर MCQs में भी मदद करेंगी और आपका कंसेप्ट भी डेवलप करेंगी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग की फंडामेंटल 5 एलिमेंट्स की जिनसे अकाउंटिंग की बुनियाद होती है, तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स आर बेसिकली रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ये कारोबार के ज़राए होते हैं, वसाइल होते हैं जिनसे कारोबार किया जाता है, और ये वो इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली चीज़ें होती हैं जो कारोबार अपनी मिल्कियत में, ऑनरशिप में रखता है और फिर उससे बेनिफिट लेता है। अगर आप विद इन 1 फाइनेंशियल पीरियड उसका बेनिफिट ड्राइव करते हो तो वो आपका करंट एसेट्स होगा, और अगर आप उसका बेनिफिट कई फाइनेंशियल पीरियड्स में गेट करोगे तो वो आपका नॉन करंट एसेट होगा। अब यहाँ लायबिलिटीज़ की बात होती है, तो लायबिलिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द ऑब्लिगेशंस, द डेट्स, वो कर्जे, वो जिम्मेदारियाँ जो किसी कारोबार ने अदा करनी होती हैं, वो लायबिलिटीज़ हैं। अगेन लायबिलिटीज़ विद इन 12 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम में पे करनी होंगी तो वो करंट लायबिलिटीज़ होंगी, और अगर आफ्टर 12 मंथ्स या 1 ईयर के बाद अगर आपको पेमेंट करनी है तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ होंगी। कैपिटल या ऑनर इक्विटी दरअसल कारोबार की वो मालिकाना जिम्मेदारी है जो कि क्रिएट होती है मालिक के कैपिटल सरमाया लगाने की सूरत में। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में होता कुछ यूँ है कि ऑनर इक्विटी का मतलब होगा उसमें कैपिटल भी आ रहा है और ड्राइंग भी। कैपिटल का मतलब है मालिक कारोबार में कैश, बैंक, एसेट्स लेकर आता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो उसका कैपिटल है, और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से कैश, कोई एसेट लेकर जाएगा तो वो उसकी ड्राइंग हो जाएगी। कलेक्टिवली दोनों मिलकर ऑनर इक्विटी बनाते हैं, जिसमें कैपिटल ऐड होता है और ड्राइंग लेस होती है। अब अगर एक अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो C ऑप्शन है ये हमारे पास इस MCQ का राइट ऑप्शन है, जो ये कहता है कि एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। मतलब बताने का, समझाने का तरीका ये है कि कारोबार में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जो एसेट्स हैं,
वो सारे के सारे दो ज़राए से आते हैं। नंबर वन, मालिक कैपिटल सरमाए की सूरत में वो कारोबार में लाता है, और नंबर सेकंड ये होता है कि बिजनेस लाइबिलिटीज़, कर्जे एक्सटर्नल रिसोर्सेज से लेकर उनके ज़रिए कारोबार में एसेट्स लाता है। इसका मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ या एक्सटर्नल रिसोर्सेज से लाइबिलिटीज़ बिजनेस में आएंगी, और उन लाइबिलिटीज़ के आने से कारोबार में एसेट आएंगे, और जो कैपिटल मालिक लाया उससे भी एसेट्स आए। इसका मतलब एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, यानी मालिक के सरमाए या कर्ज़ों को मिलाकर जो कुछ आता है कारोबार में, वो कारोबार में मौजूद एसेट्स होंगे। ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन कैश फॉर्म में, यानी फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब ये बोला गया कि एसेट्स बराबर हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, तो इसका मतलब है अब इस इक्वेशन को मैथमेटिकली थोड़ा सा आगे पीछे करके इक्वेशंस और भी बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल एक तरफ रहने दिया जाए और लाइबिलिटीज़ जो प्लस हो रही हैं उसको दूसरी जानिब ले जाएं, तो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी कि कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, और अगर कैपिटल को दूसरी तरफ ले जाएं, लाइबिलिटीज़ को यहीं रहने दें सी ऑप्शन में, तो क्या होगा कि आपके पास लाइबिलिटीज़ बराबर होंगी एसेट्स माइनस कैपिटल। तो इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन तीन तरह की शो की जा सकती हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, या लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये सब अकाउंटिंग इक्वेशंस हो सकती हैं, और ये अकाउंटिंग की फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। अगर इसको एक्सटेंडेड थोड़ी सी बड़ी इक्वेशंस की तरफ लेकर जाया जाए, तो यूँ भी कहा जा सकता है कि ये जो कैपिटल है ना, इसमें एक्सटेंशन होता है। किस तरह कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब कैपिटल है, ड्राइंग होगा तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इसी तरह बिजनेस में इनकम होगी कोई भी, तो वो इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अगर कोई भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। यानी कंसेप्ट ये है कि जो कैपिटल मालिक लगाता है, इखराजात, खर्चे, कारोबार के एक्सपेंसेस उस कैपिटल को घटा देते हैं, इनकम, आमदनियाँ कैपिटल को बढ़ा देती हैं, यानी कैपिटल में आमदनी जमा होती है, कैपिटल से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, ड्राइंग कैपिटल को माइनस करता है। इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशंस को लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा मकसद जो था वो एक पहले एमसीक्यू को हल करना नहीं था, आपके लिए लॉजिक्स क्रिएट करना था, और इस जैसे बहुत सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने के आपको काबिल बनाना था। तो आइए हमारे दूसरे एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, क्योंकि पहला एमसीक्यू तो कंप्लीट हो गया। आइए दूसरे में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा दुरुस्त नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल, प्रॉफिट मुनाफा कैपिटल बढ़ा देता है। तो मेरा ख्याल है अभी हमने पीछे जो डिस्कस किया इसके हिसाब से ये दुरुस्त स्टेटमेंट है कि आपका कैपिटल जो है वो प्रॉफिट से बढ़ जाता है। फिर कह रहा है लॉस डिक्रीजेस कैपिटल, नुकसान से कैपिटल कम हो जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ड्राइंग इज एडेड इन कैपिटल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल का कॉन्ट्रा मुतजाद उलट अकाउंट है और वो कैपिटल को कम कर देता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। तो वो ठीक है, हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। कहा गया एडिशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस कैपिटल। तो देखिए, एक तो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट वो होती है जो मालिक कारोबार के स्टार्ट में करता है, वो उसका इनिशियल इब्तदाई कैपिटल होगा। फिर अब जैसे नीड होगी कारोबार में, उस हिसाब से वो इजाफी सरमायाकारी कारोबार में करेगा, वो उसकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो कहा गया एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल को बढ़ा देता है, तो ये भी ठीक बात है जी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी कहलाएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल उससे बढ़ जाएगा। मतलब ए, बी और डी सही स्टेटमेंट है। ड्राइंग ऐड होती है कैपिटल में, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही वो पूछ रहा था
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग इज एडेड इन कैपिटल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और सही जवाब है इस दूसरे एमसीक्यू का। तीसरे में कहा गया द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, जो अकाउंटिंग की इक्वेशन है उसकी बुनियाद गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये होता है कि बिजनेस एक खास डेट पर बना दिया गया है और अब वो एक इनफाइनाइट पीरियड के लिए रन करेगा, यानी चलता रहेगा, ये गोइंग कंसर्न है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कह रहा है कि जी कारोबार में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रुपए पैसे में, मनी में मेजर पैमाइश किया जाता है, यानी उसकी क्वांटिटी मनी के हिसाब से, रुपए पैसे के हिसाब से नापी जाती है। डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि हर कारोबारी वाक़या दो तरफा असर रखता है, यानी एसेट आता है तो वो कैपिटल से आता है, या एसेट आता है तो वो लाइबिलिटी से आता है। ये डुअल एस्पेक्ट है, दोहरा निज़ाम, दो तरफा सिलसिले का, यानी डेबिट और क्रेडिट। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबव, तो यकीनी तौर पर इसका सही जवाब होगा डुअल एस्पेक्ट के अकाउंटिंग इक्वेशन की बुनियाद डुअल एस्पेक्ट पर, दो तरफा जाविये पर होती है। नंबर 4 में कहता है द एक्सेस यानी ज़्यादा होना, द एक्सेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स का ज़्यादा होना ओवर कैपिटल के मुकाबले में क्या कहलाता है। यानी अगर एसेट्स जो आए हैं एक तो कैपिटल से आए और इसके अलावा जो एसेट में इजाफा है कैपिटल के अलावा, वो किसकी वजह से है, तो वो यकीनी तौर पर इनकम से नहीं है, एक्सपेंस से नहीं है, प्रॉफिट से नहीं है, वो दरअसल लाइबिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि एसेट्स दो तरीक़ों से आते हैं ना, कैपिटल से और लाइबिलिटीज़ से। तो एसेट्स का वो ज़्यादा होना जो कैपिटल के मुकाबले में है, यानी कैपिटल के अलावा एसेट्स जितने ज़्यादा हैं वो किसकी वजह से, तो वो लाइबिलिटीज़ की वजह से हैं। तो राइट ऑप्शन है लाइबिलिटीज़। फिर कहा गया इफ़ एन ओल्ड एसेट इज सोल्ड, अगर एक पुराना असासा बेच दिया जाता है एट अ प्राइस मोर देन इट्स बुक वैल्यू, एक ऐसी कीमत पर जो उसकी बुक में मौजूद वैल्यू से ज़्यादा है, यानी बुक में फ़र्ज़ करें एक चीज़ है लाख रुपए की, हमने उसे बेच दिया 1.5 लाख रुपए में, तो हमने उस एसेट को उसकी कीमत से ज़्यादा का बेच दिया। देन ऑनर इक्विटी विल, तो ऑनर इक्विटी क्या होगी, तो हम एक बात देखते हैं कि अगर एसेट को उसकी कीमत से ज़्यादा पर बेचा जाए तो ये गेन है, फ़ायदा है, और फ़ायदा क्या करता है, ऑनर इक्विटी को बढ़ा देता है। अब नीचे ऑप्शन को देखते हैं, कहता है नॉट चेंज, यानी ऑनर इक्विटी में तब्दीली नहीं होती। इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ गेन, तो ये सही कह रहा है, इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ गेन, गेन से बढ़ जाता है। डिक्रीज ऑप्शन है तो वो गलत है। इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ सेल प्राइस, सेल प्राइस से बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है, सेल प्राइस से नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ गेन से, कि जितना गेन हुआ है उतने से ऑनर इक्विटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसेट अगर बेचा गया है तो लाख रुपए का एसेट चला गया, लाख रुपए का कैश आ गया, इसने एक दूसरे को रिकनसाइल कर दिया, 50,000 रुपये जो ज़्यादा हमने हासिल किए थे वो दरअसल गेन है और वो गेन हमारी ऑनर इक्विटी को बढ़ा रहा है। तो राइट आंसर है इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ गेन। नंबर 6 में कहा गया टोटल लाइबिलिटीज़ एक बिजनेस की अगर 50,000 है, टोटल लाइबिलिटीज़ बिजनेस की कितनी है, 50,000। कहा गया विच आर 2/3 ऑफ टोटल एसेट्स, जो कि 2/3 टोटल एसेट्स के हैं, 2 डिवाइड बाय 3 हैं टोटल एसेट्स के। तो बताइए टोटल एसेट्स क्या होंगे। आंसर्स हैं 95,000, 85,000, 75,000 एंड 65,000। और हमारा जवाब होगा कि जी आंसर है 75,000। आप कहेंगे कि कैसे, तो इसके लिए मैंने आपको एक वर्किंग दिखाई है, इस वर्किंग से हमें पता चलेगा। ये देखिए वर्किंग आपके सामने है। एमसीक्यू में क्या कहा गया था कि टोटल लाइबिलिटीज़ है 50,000, जाइए जी पीछे देखें, कहा गया था टोटल लाइबिलिटीज़ है 50,000, तो यहाँ हमने दिखाया कि टोटल लाइबिलिटीज़ 50,000 है। फिर पीछे के स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, कहा गया था वो जो हैं विच आर, जो हैं कौन है, लाइबिलिटीज़ हैं, यानी लाइबिलिटीज़ हैं 2/3 ऑफ टोटल एसेट्स। तो यही बात हमने यहाँ लिखी कि टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ विच आर, जो हैं 2/3 ऑफ टोटल एसेट्स। अगले स्टेप में ऑफ जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, 2/3 ऑफ टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटीज़ सवाल में बताई हुई थी 50,000, तो हमने टोटल लाइबिलिटीज़ के नीचे 50,000 लिख दिया।
अब 2/3 जो राइट हैंड साइड पर है उसको जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। 50,000 मल्टीप्लाई 3 1,50,000 डिवाइड करेंगे 2 से तो टोटल एसेट्स आ गए 75,000। नंबर 7th MCQ में कहा गया परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। अगर आप एसेट को उधार पर परचेज करेंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन पर बाद में जाते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि जब हम एसेट खरीदेंगे तो कारोबार में एसेट आएंगे तो एसेट प्लस हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपने उन्हें उधार पर खरीदा, उधार पर खरीदेंगे तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये वाकई से दो असर हो गए, एसेट भी प्लस होकर बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी प्लस होकर बढ़ रही है। बढ़ने के लिए लफ्ज़ इंक्रीज भी यूज़ होता है। ए ऑप्शन में कहता है इंक्रीज होगा एसेट में और डिक्रीज होगा ऑनर इक्विटी में, ये रॉन्ग है। फिर कहता है इंक्रीज होगा एसेट में और डिक्रीज होगा लाइबिलिटी में, तो ये भी रॉन्ग है। सी में कहते हैं इंक्रीज होगा एसेट में और इंक्रीज होगा लाइबिलिटी में, तो ये सही है जी, एसेट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। जबकि चौथे ऑप्शन में कहता है इंक्रीज एक एसेट में होगा और डिक्रीज एक और एसेट में होगा, तो ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब है सी ऑप्शन सही है कि जब आप एसेट को उधार पर खरीदते हो तो इससे एसेट भी बढ़ता है और लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। नंबर 8 में कहा गया परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट वुड। जब आप फर्नीचर को उधार पर खरीदेंगे तो उससे क्या होगा। जब आप फर्नीचर को उधार पर खरीदेंगे तो हम ऑप्शन पर बाद में जाते हैं। फर्नीचर को उधार पर खरीदने का मतलब है कारोबार में फर्नीचर नाम का एसेट आएगा और उधार पर खरीदने का मतलब है कि कारोबार में लाइबिलिटी कर्जा बढ़ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब है कारोबार में लाइबिलिटी आएगी और फर्नीचर नाम का एसेट आएगा। ए ऑप्शन में कहता है इंक्रीज होगा एसेट में और ऑनर इक्विटी में, तो ये रॉन्ग है। इंक्रीज एक एसेट में होगा, डिक्रीज एक और एसेट में होगा, ये भी रॉन्ग है। इंक्रीज बोथ एसेट्स में होगा एंड लाइबिलिटीज, ये कह रहा है इंक्रीज बोथ, दोनों चीज़ों में इजाफा होगा, एसेट्स में भी और लाइबिलिटीज में भी, तो ये सही है। और कहा गया इंक्रीज ऑनर इक्विटी और डिक्रीज लाइबिलिटी में, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब है सही ऑप्शन हमारे पास सी है, इंक्रीज बोथ, दोनों चीज़ों में इजाफा होगा, एसेट्स में भी और लाइबिलिटी में भी। नंबर 9 में कहा गया कि फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स इज डन थ्रू। एसेट की फाइनेंसिंग यानी मालियात, एसेट्स को खरीदने के लिए जो मालियात है, रुपया पैसा है, वो लिया जाता है थ्रू किसके ज़रिए, इनकम से और एक्सपेंस से, कैपिटल से और इनकम से, कैपिटल से और लाइबिलिटीज से, इनकम एंड लाइबिलिटीज से। तो हम जानते हैं कि एसेट्स दो रिसोर्सेज से, दो चीज़ों से आते हैं, कैपिटल से और लाइबिलिटीज से। तो राइट आंसर सी, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। 10th में कहा गया टोटल एसेट्स आर इक्वल टू, टोटल एसेट्स बराबर होते हैं किसके, टोटल लाइबिलिटीज के, इक्विटीज के, इनकम एंड एक्सपेंसेस के और कैपिटल के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लफ्ज़ इक्विटीज है, इक्विटीज का लफ्ज़ी मतलब होता है कारोबार की जिम्मेदारी, और ये इक्विटी जो कारोबार की जिम्मेदारी है ये दो चीज़ों में तब्दील हो जाती है, यानी इक्विटीज दो चीज़ों से मिलकर बनती है, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के। तो इसका मतलब है लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी या लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये मिलकर बनाते हैं इक्विटीज, और इक्विटीज बराबर होगी किसके, एसेट्स के। तो बी ऑप्शन सही है कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज। 11th में कहा गया कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर विल, जो ग्राहकों से पैसा कलेक्ट किया जाएगा उससे क्या होगा। तो हम पहले ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले हम खुद सोचते हैं कि कस्टमर से पैसा वसूल किया जाता है अकाउंट रिसीवेबल पर, और जब कलेक्शन कस्टमर से होता है तो कैश की सूरत में होता है। तो इसका मतलब कारोबार में कैश आएगा और कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होकर कम हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, ये क्रेडिट होकर कम हो जाएगा, कैश नाम का एसेट डेबिट होकर आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक एसेट आया और एक एसेट गया। अब नीचे जाते हैं, वो कह रहा है इंक्रीज एसेट एंड डिक्रीज इनकम, एसेट में इजाफा हुआ, इनकम में कमी हुई, ये रॉन्ग है। कहते हैं इंक्रीज एसेट में और इंक्रीज ऑनर इक्विटी में हुआ, ये भी रॉन्ग है। डिक्रीज एसेट में और इंक्रीज ऑनर इक्विटी में, ये भी रॉन्ग है। कहते हैं इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट, तो ये सही है जी, कैश नाम के एसेट में इजाफा होगा
और अकाउंट रिसीवेबल नाम के एसेट में कमी होगी। तो ये डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन, एक एसेट में इजाफा होगा और एक एसेट में कमी होगी। नंबर 12 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा नीचे दिया गया है जो एसेट में कारोबार के तब्दीली में नहीं लाएगा, यानी कौन सी चीज़ है जिससे टोटल एसेट्स कारोबार के तब्दील नहीं होंगे। जब आप फर्नीचर ऑन क्रेडिट उधार पर खरीदेंगे, जब आप फर्नीचर उधार पर खरीदते हैं तो फर्नीचर नाम का एसेट आता है और लाइबिलिटी में भी इजाफा होता है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन में तो एसेट चेंज होगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, इक्विपमेंट को मालिक ने अपनी जेब से ला कर दिया तो इक्विपमेंट नाम का एसेट डेबिट होकर आएगा, और मालिक की जेब से ख़रीदा गया तो मालिक का कैपिटल क्रेडिट होगा, तो एसेट यकीनन बी में भी इंक्रीज़ हुआ है, चेंज हुआ है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश, अगर आप फर्नीचर को कैश पे ख़रीदेंगे तो फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा। ओवरऑल देखें तो फर्नीचर आने से पहले भी एसेट जितने के थे अब भी उतने के ही हैं, क्योंकि एक फर्नीचर आया है तो दूसरी जानिब कैश नाम का एसेट गया भी है। एक एसेट आया, एक एसेट गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब एसेट तब्दील नहीं होंगे। सी से, सी ऑप्शन राइट है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश। नंबर 13 में कहा गया इन्वेस्टमेंट ऑनर की बिजनेस में क्या होगी, यानी सरमायाकारी मालिक की जानिब से बिजनेस में होगी तो उससे क्या होगा, इंक्रीज बोथ इनकम एंड ऑनर इक्विटी, इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड ऑनर इक्विटी, नन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन अगर देखें तो उसमें कह रहा है कि दोनों चीज़ों में इजाफा होगा, एसेट में भी और ऑनर इक्विटी में। तो सही बात है, जब मालिक सरमायाकारी करता है तो एसेट लाता है, एसेट में इजाफा हो जाता है और ऑनर इक्विटी भी बढ़ जाती है कैपिटल की शक्ल में। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड ऑनर इक्विटी। नंबर 14 में कहता है द राइट ऑफ ऑनर ऑन एसेट्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, जो हक होता है मालिक का एसेट्स पर बिजनेस के, उसे क्या कहते हैं। तो ए में कहा गया कैपिटल या ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटीज, इनकम या वर्किंग कैपिटल। तो ऑफ कोर्स कैपिटल या ऑनर इक्विटी होगा, क्योंकि मालिक का जो हक होगा बिजनेस में वो दरअसल कैपिटल या ऑनर इक्विटी कहलाएगा। नंबर 15 में कहा गया ऑनर इक्विटी एक बिजनेस की अगर 1.5 लाख रुपए है, विच इज जो है से मुराद होगा ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी है 3/4 ऑफ टोटल एसेट्स, देन टोटल एसेट्स वुड बी, तो टोटल एसेट्स क्या होंगे। तो हम एक बात देखते हैं कि अगर ऑनर इक्विटी एक बिजनेस की 1.5 लाख रुपए है तो अगले पेज पर मैंने वर्किंग आपको दिखाई है, जो ये आंसर 2 लाख रुपए की तरफ हमें लीड कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसके लिए वर्किंग बता रही है कि ऑनर इक्विटी एक बिजनेस की 1.5 लाख रुपए थी और उसके बारे में कहा गया कि ऑनर इक्विटी जो है 3/4 ऑफ टोटल एसेट्स, 3/4 ऑफ टोटल एसेट्स। तीसरी लाइन पे जाइए तो ऑफ को मल्टीप्लाई में तब्दील किया गया, ऑनर इक्विटी की जगह ऑनर इक्विटी की वैल्यू 1.5 लाख रखी गई। अब राइट हैंड साइड पे 3/4 है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो 1,54,000 से मल्टीप्लाई होगा, 6 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 लाख आ जाएगा। इसका मतलब टोटल एसेट्स आपके 2 लाख रुपए होंगे, 2 लाख सही जवाब होगा। नंबर 15 का आंसर 2 लाख रुपए हुआ। तो इस तरह हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के ये MCQs मुकम्मल हुए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल भी इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQs बनेंगे, और हम मज़ीद अकाउंटिंग इक्वेशन के MCQs जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे 10 ईयर पर, कि 10 ईयर जो 2009 था वहाँ से जो है वो स्टार्ट हुए हैं नए पेपर के MCQs। तो 2009 से लेकर इंशाल्लाह 2019 तक आगे मैं जो है वो 5 ईयर के MCQs को भी इसी तरह डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उसमें मज़ीद और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद खत्री ब्रदर्स, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने वाकिफ़कारों को शेयर कीजिए। कोई भी शख्स जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में है उसको एक तोहफे के तौर पर इसे ज़रूर पहुँचाएँ। इन MCQs की मदद से इंशाल्लाह वो टॉप मार्क्स की तरफ जाएगा।
उसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और यही हमारा मोटो है। तो दरअसल इस वीडियो को अगर आपने अच्छा तसव्वुर किया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये शेयर होकर ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, हमारी भी हौसला अफजाई हो। साथ ही साथ अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने MCQs दुरुस्त हुए, ताकि हमें भी एक आइडिया हो कि हमें वॉच करने वाले लोगों के पास कितना जो है MCQs का मामला करेक्ट हो रहा है, कितनी उन्हें मज़ीद नीड पड़ रही है। अपने मज़ीद कमेंट और सजेशंस भी ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट्स एक तरह से हमारे लिए एनर्जिक टॉनिक हुआ करता है, हमें एनर्जी देता है, हमें मज़ीद ऐसे अच्छे और क्रिएटिव वर्क की तरफ ले जाता है। तो स्टे कनेक्टेड विद खत्री ब्रदर्स। अल्लाह हाफिज़।